ओके, तो आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे ये अभी डिसाइड कर लेंगे थोड़ी देर में, बट फिलहाल अभी हम लॉगरिथम्स चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट है उसको देख लेते हैं, उसको ले लेते हैं एंड फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी कृतिका बोल रही थी सर एक क्वेश्चन में डाउट है, कौन सा क्वेश्चन था वो? 35। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 35 है log ab to the base a is equal to x, then log ab base b is, हमें log ab base b की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो देखो log ab base a को हम लिख सकते हैं log a प्लस log b विद बेस a, क्लियर। फिर हम log a बेस a को लिख सकते हैं 1, log b बेस a को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन log a बेस b, क्लियर। और ये आ गया x के बराबर। फिर हमने क्या किया 1 अपॉन log a बेस b इज इक्वल टू x माइनस 1। फिर हमने क्या किया 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू log a बेस b। बताओ इतना समझ आया आप लोग आपको? ये हमने क्वेश्चन जो किया था। अब जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हम log a b बेस b को लिख सकते हैं log a प्लस log b टू द बेस b, क्लियर है। log a बेस b की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम लोग 1 अपॉन x माइनस 1, और log b बेस b की वैल्यू क्या होती है 1। फर्दर एलसीएम लेते हैं x माइनस 1, तो 1 प्लस x माइनस 1 आ जाएगा, क्लियर है। प्लस 1 माइनस 1 गया, क्या बच गया x अपॉन x माइनस 1, सी ऑप्शन। आ गया समझ कृतिका? अगला डाउट शुभांगी, आपको डाउट? अच्छा, देखो थोड़ा टाइम दो, हम क्लास में करते हैं, ठीक है ना। आप घर पे जाके इन क्वेश्चंस को फिर ट्राई करो। आप जब एक दो बार ट्राई कर लोगे ना क्वेश्चंस को, ठीक है ना, इन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई करो, ये नहीं बोल रहा कोई और ट्राई करो, इन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई करो, एक दो बार कर लोगे ट्राई तो है ना वो प्रॉपर्टीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी कि हाँ ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी क्या होता है हमें वो रिकॉल करनी पड़ती है, रिकॉल होती नहीं, हमें देखनी पड़ती है, फिर एक डाउट आता है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करें, अभी बता रहा हूँ। तो अभी जब आप इनको बार बार करोगे ना तो प्रॉपर्टीज़ आपके दिमाग में जाकर के फिट हो जाएंगी। फिर आप जब क्वेश्चंस करोगे ना तो एकदम क्लिक किया करेगा, अच्छा इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, वो विद प्रैक्टिस आएगा। एकदम से स्टार्टिंग में आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपके आंसर्स आने लग जाएंगे एकदम से, थोड़ा टाइम दो, इस चैप्टर को आ जाएगा। क्या कह रहे थे आप? क्या समझा दूं? 8th प्रॉपर्टी, ओके 8th प्रॉपर्टी लो भाई। 8th प्रॉपर्टी बहुत इजी है। प्रॉपर्टी कहती है 13 पे पहुंच गए, log y बेस a को हम लिख सकते हैं log y अपॉन log a। अगला स्टेप मल्टीप्लाइंग m ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइंग m ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से m log y अपॉन m log a, क्लियर है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4th को आप रिवर्स में लगाओ। अभी आपके पास ये वाली सिचुएशन है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो m log y बताइए क्या हो जाएगा log y टू दी पावर m, और ये क्या हो जाएगा log a टू दी पावर m, क्लियर है। प्रथम समझाया? देखो x log a को लिखा जा सकता है log a टू दी पावर x, क्लियर है। तो m log y को क्या हम log y टू दी पावर m नहीं लिख सकते? वही लिखा है हमने, और नीचे भी m log a को log a टू दी पावर m लिख दिया, क्लियर है। अब आप लगाओ प्रॉपर्टी नंबर 5 को रिवर्स ऑर्डर में, log y अपॉन log a को क्या हम log y बेस से लिख सकते हैं? ओके, तो बताइए log y अपॉन log a को हम क्या लिख सकते हैं log y बेस a, log y अपॉन log a, इनकी पावर्स भी इनके साथ ले जाओ, बन गई प्रॉपर्टी। आ गया अब समझ? आ गया इजी।
तो आप लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं लॉगरिथम्स के, एक बार खुद ट्राई करो सारे घर पे जा करके। इन्हीं क्वेश्चंस को करो, मैं नहीं बोल रहा कि कोई और क्वेश्चंस करो, इन्हीं क्वेश्चंस को करो। होगा क्या, जब आप इन क्वेश्चंस को दोबारा करोगे ना, आप दोबारा से उन प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल करोगे तो आपके दिमाग में वो प्रॉपर्टीज आकर के बैठेंगी। अभी आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ देखी, उनको याद नहीं। अभी आपको अगर मैं बोलूँ ना कोई सारी प्रॉपर्टीज़ आप बताओ क्या होती है, आप नहीं बता पाओगे। आप कुछ बता दोगे बट कुछ नहीं बता पाओगे। और अभी भी जो बताओगे उन पर भी एकदम 100% कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि यही था कि नहीं था। एक थोड़ा सा भी है ना दिमाग में धुंधली है प्रॉपर्टीज़। इनको जब आप बार बार करोगे तो एकदम है ना स्ट्रांग हो जाएंगी। और जैसे ये स्ट्रांग हो जाएंगी, दिमाग में एकदम से जा करके बैठ जाएंगी, तब आप क्वेश्चन को देखते ही रिकॉल कर पाओगे कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, और फिर ये चैप्टर आपको ईजी लगना शुरू होगा। आगे बात समझ? तो प्रैक्टिस करो, अभी सिर्फ प्रैक्टिस। नहीं होता क्वेश्चन, वीडियोस पढ़ी आपके ऊपर, जा करके देखो कि सर ने क्या किया था, ठीक है ना। फिर भी नहीं होता, मुझसे पूछो क्लास में आकर के, बट मेहनत करो थोड़ा इस चैप्टर के ऊपर। चलिए, तो अभी हमारा क्या क्या हो चुका है जल्दी से देख लेते हैं हम लोगों ने सबसे पहले एक चैप्टर किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फिर हमने चैप्टर किया इंडेक्सेस, फिर हमने चैप्टर किया लॉगरिथम्स, ठीक है ना। अभी हमारा बहुत कुछ बचा है देखा जाए तो। क्या करें भाई अगला? क्या रेशियोज एंड प्रपोर्शंस करें आज शुरू, या फिर इक्वेशंस करें, या फिर लीनियर इनइक्वालिटीज़ करें? अगर आप चाहते हो सर थोड़ा इजी चैप्टर करा दो तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, ठीक है ना। रेशियो प्रपोर्शन भी इजी है, बट लीनियर इनइक्वालिटी ऐसे आज ही शुरू होगा, आज ही खत्म हो जाएगा। रेशियो प्रपोर्शन ऐसे आज शुरू होगा, अगली क्लास में खत्म होगा। इक्वेशंस भी आज शुरू होगा, अगली क्लास में खत्म होगा, ठीक है ना। परम्यूटेशन तो आज शुरू कर लिया तो 7 लेक्चर भूल जाओ, कुछ और शुरू होगा, ये 7 लेक्चर्स तक चलेगा, ठीक है ना। APGP अगर आज शुरू किया तो अगले लेक्चर में खत्म होगा। यानी 2-2 लेक्चर्स के चैप्टर हैं सारे। जैसे लॉगरिथम भी 2 लेक्चर्स में हो गया था हमारा, इंडेक्सेस भी 2 लेक्चर में हो गया था, इसी तरीके से हैं चैप्टर्स। लीनियर इनइक्वालिटी अगर मैं कराता हूँ आज तो एक चैप्टर और कंप्लीट हो जाएगा हमारा सिलेबस का, और ये ईजी भी है। ये शुरू कर लेते हैं रीज़न। अभी आप लोगों ने एक थोड़ा मुश्किल चैप्टर किया है लॉगरिथम्स, तो अगेन एक मुश्किल चैप्टर ना लेकर के हम थोड़ा इजी चैप्टर लेते हैं तो बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है ना। आपको थोड़ा इजी भी लगना चाहिए बीच बीच में, कहीं आपको मैथ से विश्वास ही उठ जाए। चलिए 33rd क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 33rd पेज नंबर पे आते हैं, सॉरी क्वेश्चन बोल दिया शायद मैंने। आइए जी, देखो कितना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा आप लोगों को, पहले ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। वार्निंग, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोगों के सामने। हो सकता है आपने कई बार देखा हो लिखा हुआ, या फिर कभी आपके पास आया हो, या कभी आपने भेजा हो, ठीक है ना। क्या है ये? आई लव यू के अलावा कुछ और बताना है? ये तो मुझे भी पता आई लव यू है। क्या है ये? ओके, वेरी गुड। और हम क्या बोल सकते हैं? एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये एक स्टेटमेंट है तो ये क्या है? ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। आ गई बात समझ? अगर वो स्टेटमेंट है तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वेशन। तो इक्वेशंस क्या होती हैं? इक्वेशंस आर नथिंग बट मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब क्या? जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या? जो स्टेटमेंट ना हो करके मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो और उसमें इक्वल टू का साइन भी हो, इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। एंड मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी को हम बोलते हैं इक्वेशन। बट क्या हम इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं? यहाँ पर तो इन इक्वालिटी लिखा है। अपोजिट ऑफ इक्वालिटी क्या होता है? इनइक्वालिटी, ठीक है ना। व्हाट इज इनइक्वालिटी? क्या मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? क्या मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है? नहीं, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, साइन है इनइक्वालिटी का। तो इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इनइक्वालिटी। ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं आज, लीनियर इनइक्वालिटीज़, इसके अंदर इन्हीं इनइक्वालिटी साइन को हमें स्टडी करना है। देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी सिंबल्स। एक होता है ग्रेटर देन का,
एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू का, एक होता है स्मॉलर देन का, एक होता है स्मॉलर देन इक्वल टू का। यही 4 साइंस हैं जो इस पूरे चैप्टर में हमें समझने हैं, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में इसके अलावा। दीज 4 आर साइंस ऑफ इनइक्वालिटी। अच्छा, ये एक इक्वेशन थी, बट क्या इसको मैं लीनियर इक्वेशन बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकता हूँ? लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसपे वेरिएबल हो और उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, तो एक इक्वेशन तो है बट ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन कैसी होगी देखने में, जैसे कि 5x + 10 = 20, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। अच्छा, ये एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, बट अगर मुझे समझना है लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता होगा तो मुझे करना क्या होगा? इसके अंदर ये जो साइन है इक्वल टू का, इसकी जगह कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी का साइन लगाना होगा। ये क्या बन गई? लीनियर इनइक्वालिटी बन गई। अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है? पहले तो अगर मैं बोलता हूँ इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि भाई ऐसी एक्स की कौन सी वैल्यू डालूं कि LHS = RHS हो जाए, ये इसका मतलब होता है। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब होता है? ऐसी वैल्यू डालना इक्वेशन के अंदर कि LHS = RHS हो जाए। बताओ क्या डालूं? 2। कैसे निकालते हो आप लोग? सर 5x जो वेरिएबल है x, इसको एक साइड रखो, बाकी जो कांस्टेंट है उनको दूसरी साइड ले जाओ, तो 5x = 10 हो जाएगा, x = 10/5 हो जाएगा, विच इज 2। तो 2 इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर मैं बोलता हूं कि इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन बताओ तो वो क्या होगा? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है पहले तो ये बताओ। जैसे अगर मैंने बोला कि इसका सोल्यूशन क्या है, लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, तो हमने एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी थी कि LHS = RHS हो जाए। अगर मैं बोलता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है तो हमें क्या ढूंढना होगा? एक ऐसी वैल्यू की LHS > RHS हो जाए। आ गई बात समझ आप लोगों को? कैसे निकालेंगे हम लोग? 5x is greater than 20 - 10, 5x is greater than 10, x is greater than 2। यानी 2 से बड़ी x की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, और इस चीज को हम बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो देखो, सॉल्यूशन और सॉल्यूशन स्पेस बात एक ही है, बस फर्क किस चीज़ का कि सॉल्यूशन वर्ड हम यूज़ करते हैं लीनियर इक्वेशंस के अंदर, इक्वेशंस चैप्टर के अंदर, बट सॉल्यूशन स्पेस वर्ड यूज़ करते हैं इनइक्वालिटीज़ के अंदर। यहाँ पर क्या एक सिंगल वैल्यू आ रही है एक्स की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, बट यहाँ पे क्या एक्स की एक सिंगल वैल्यू है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है? आंसर इज नो। देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज। जो भी नंबर 2 से बड़ा है वो सारे के सारे नंबर्स इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। आप यहाँ पे x की जगह 3 डाल करके देखो, 15 + 10 25 इज ग्रेटर देन 20। x की जगह 4 डाल करके देखो, 5 × 4 20 + 10 30 इज ग्रेटर देन 20। आप कोई भी नंबर डाल के देखो जो 2 से बड़ा हो, वो सारे के सारे क्या है? इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। तो हम क्या बोलते हैं? इसको हम सोल्यूशन स्पेस बोल देते हैं कि भाई क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं तो सोल्यूशन स्पेस। यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर है तो सोल्यूशन। आगे बात समझ? तो सोल्यूशन और सोल्यूशन स्पेस में क्या फ़र्क है कि सोल्यूशन एक सिंगल नंबर होता है, बट सोल्यूशन स्पेस आर अ सीरीज ऑफ नंबर, इनफाइनाइट, बहुत सारे नंबर्स, ठीक है ना। तो ये है हमारी इनइक्वालिटी, और इस इनइक्वालिटी को हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक वेरिएबल है जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है, इसके अंदर एक वेरिएबल है जिसकी मैक्सिमम पावर 1 है। तो ये है चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज़। इसके अंदर क्या होगा? वेरिएबल्स होंगे, इनइक्वालिटी होगी, वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर क्या होगी? 1 होगी। अब हम लोगों ने एक चीज़ और देखी है स्कूल लेवल पे कि सर इक्वेशंस जो था ना, लीनियर इक्वेशन, वो भी 2 या 3 टाइप के होते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, होते हैं ना, होते हैं। जैसे कि अगर हम इस वाली इक्वेशन की बात करें तो ये कौन सा है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बट अगर इसके अंदर मैं 10y कर दूँ 10 की जगह, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि 2 वेरिएबल्स आ गए। आगे बात समझ? अब क्वेश्चन अराइजेस कि सर ये जो चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी, एक चीज़ तो समझ आ गई कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी और इनइक्वालिटी का साइन होगा,
दूसरी चीज़ और बताओ कि इसके अंदर जो वेरिएबल्स होंगे वो कितने होंगे, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। तो इसका आंसर है 1 एंड 2, 1 एंड 2। यानी इस चैप्टर के अंदर जो भी आप क्वेश्चंस करोगे या तो उसके अंदर 1 वेरिएबल इन्वॉल्व होगा या 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स, ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। आ गया समझ आपको? चैप्टर में करना क्या है, क्लैरिटी मिल गई। चैप्टर है क्या, क्लैरिटी मिल गई। अब शुरू करें, चैप्टर शुरू करिए। सिर्फ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर बोलता क्या है, करना क्या है इसके अंदर। सुनो, इनइक्वालिटीज आर स्टेटमेंट्स, कौन सी, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स वेयर टू क्वांटिटीज आर अनइक्वल, जहाँ दो क्वांटिटीज अनइक्वल होती है। एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं होता, एक चीज़ ज़्यादा होती है दूसरी से, तो टू क्वांटिटीज आर अनइक्वल बट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन देम, बट उनके बीच में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। दीज टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज अकर इन बिजनेस whenever there is a limit on supply, demand, sales, etc. अब ये वाला जो पार्ट था ना स्टेटमेंट का, ये मैं आपको करवाऊंगा बाद में, जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी अगर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी ना, आपको समझ नहीं आएगा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। बट जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा फिर ये स्टेटमेंट समझाऊंगा तो आपको एकदम परफेक्टली समझ आ जाएगा, अच्छा सर ये इसका ये मतलब है। तो इसको अभी हम होल्ड पे डालेंगे, इस वाले पार्ट को हम होल्ड पे डालेंगे। आगे क्या लिखा है, एनी लीनियर फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स इनइक्वालिटी साइन इज लीनियर इनइक्वालिटी। कोई भी लीनियर फंक्शन यानी कि कोई फंक्शन जिसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शन। जिसमें इनइक्वालिटी का साइन इन्वॉल्व हो, इक्वल टू साइन ना हो, इनइक्वालिटी का साइन हो, तो उसको हम लीनियर इनइक्वालिटी बोल देते हैं। कोई भी लीनियर फंक्शन मतलब लीनियर एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है ना, जिसके अंदर वेरिएबल्स हो और उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, इसको हम बोलेंगे लीनियर फंक्शन। और उस लीनियर फंक्शन के अंदर इनइक्वालिटी का साइन हो, इक्वल टू साइन ना हो। अगर इक्वल टू साइन हो गया तो वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, इनइक्वेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जिसमें इनइक्वालिटी का साइन हो तो इस चीज़ को हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। अब देखो, लीनियर इनइक्वालिटीज जो होती हैं इसको आप शो कर सकते हो ऑन अ डायग्राम। समझो कैसे। हमने अभी एक क्वेश्चन किया, ये वाला 5x + 10 इज ग्रेटर देन 20, इसका आंसर क्या आया, x ग्रेटर देन 2। क्या मैं इसको शो कर सकता हूँ ऑन अ डायग्राम? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या आपने कभी नंबर लाइन देखी है, आया ना? अब अगर मैं बोलूँ कि भाई ये जो सॉल्यूशन स्पेस है ये है, ये हाईलाइटेड पोर्शन, तो क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? बोलो, क्या यही सॉल्यूशन स्पेस है? x ग्रेटर देन 2 का ये तो मतलब हुआ, जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो क्या है, वो सभी नंबर्स जो 2 से बड़े हैं। क्या इसके अंदर मैंने 2 को कवर किया है? आंसर इज नो। मेरी जो डार्कन वाली लाइन है, डार्क लाइन है, वो 2 से शुरू नहीं हो रही, वो 2 के बाद से शुरू हो रही है। दिख रहा है आप लोगों को, ये 2 के बाद से शुरू हो रही है। अगर यहाँ पर बाई चांस ये वाला साइन होता, ये वाला साइन होता, तो ये डार्क लाइन में कहाँ से शुरू करता, 2 से शुरू करता। आगे बात समझ आप लोगों को? तो आपको एक फ़र्क समझ आया कि ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या फ़र्क है, ठीक है ना। थोड़ा छोटा सा फ़र्क है। ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 से सभी बड़ी वैल्यूज़, और ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है 2 एंड 2 से बड़ी वैल्यूज़, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज़ करता हूँ तो 2 भी मेरा सोल्यूशन स्पेस के अंदर काउंट होगा, क्योंकि अगर मैं 2 की यहाँ पे 2 पुट करता हूँ x की जगह, तो 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 सही है, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 सही है। बट बाय चांस अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन यूज़ नहीं करता और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज़ नहीं करता, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन यूज़ करता हूँ, तो क्या 2 मेरे सोल्यूशन स्पेस का पार्ट बनेगा? नहीं, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे x की जगह 2 डाल दिया तो क्या आ जाएगा, 20 ग्रेटर देन 20। क्या ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। क्या 20 20 से बड़ा होता है? नहीं, 20 20 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन स्पेस क्या होगा, एनी वैल्यू ऑफ x विच इज़ मोर देन 2, एनी वैल्यू ऑफ x विच इज़ मोर देन 2। तो इस तरीके से हम सोल्यूशन शो करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ का ऑन अ डायग्राम, ऑन अ नंबर लाइन। अच्छा, ये तो था इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल। देख रहे हैं आपको, एक ही वेरिएबल है। अगर 2 वेरिएबल्स होंगे तो आपको लगता है ऐसे शो कर पाएंगे हम लोग? एक नंबर लाइन पे एक ही 2 वेरिएबल शो करोगे आप लोग? 2 वेरिएबल्स कैसे शो कर सकते हो? नहीं कर सकते।
तो अगर हमें दो वेरिएबल्स का सोल्यूशन स्पेस दिखाना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्राफ का। अगले पेज पे देखो, क्योंकि देखो एक ग्राफ जो होता है उसके अंदर आपको पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं। तो अगर दो वेरिएबल्स एक्स और वाई तो उसका सोल्यूशन स्पेस उस पर दिखा सकते हैं ना भाई। कैसे दिखाते हैं सुनो, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है हमें सोल्यूशन स्पेस निकालना है इस इनइक्वालिटी का 3x + y इज स्मॉलर देन 6। हमें सोल्यूशन स्पेस निकालना है किसका, 3x + y इज ग्रेटर देन 6 का। हमें अगेन इसको शो करना है ऑन अ डायग्राम इस केस में नंबर लाइन नहीं होगी क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल होता तो नंबर लाइन पे शो कर देते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल्स है तो इसमें हमें ग्राफ बनाना होगा। क्या होते हैं इसके स्टेप्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। स्टेप्स नहीं पूछते, सीधा पूछते कि बताओ कौन सा, जैसे देखो आखिरी क्वेश्चन देखो मेरी बुक का ये वाला। अब क्वेश्चन क्या है कि भाई आपकी एक इनइक्वालिटी है x + y = 9 और x और y > 0। अब बोल रहा है कि बताओ इसको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, ठीक है ना। तो आपको चार ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से तीन ऑप्शन तो ग्राफ है और एक ऑप्शन नन ऑफ दीज है। तो आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है और देखना है कि आपका ग्राफ कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझा आप लोगों को, ठीक है ना। तो स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 होता है अज्यूम दिस इनइक्वालिटी टू बी एन इक्वेशन। अज्यूम करो कि इनइक्वालिटी एक इक्वेशन है, तो 3x + y = 6 हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेप 2 होता है आप लोगों को x और y की एक बार वैल्यू 0 अज्यूम करनी है, ठीक है ना। x और y की एक बार वैल्यू 0 अज्यूम करनी है। तो मुझे एक जल्दी से बताइए, अगर x 0 है तो y क्या आएगा, जल्दी बताइए। अगर x 0 है तो y क्या आएगा, पक्की बात। अगर y 0 है तो x क्या आएगा, 2। अगर y 0 है तो 3x = 6 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, 6/3 यानी कि 2। अगर x 0 है तो 0 + y = 6 होगा, यानी कि y = 6 हो जाएगा। इजी, ठीक है। अब स्टेप 3, हमें ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ में शो करना है इन कोऑर्डिनेट्स को। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मुझे बताइए x 0 y 6 का क्या मतलब हुआ, और y 0 x 2 का क्या मतलब हुआ। क्लियर है, एनी डाउट, क्लियर है। ये प्लॉट करना आता है ना आप लोगों को, ठीक है ना। x 0 y 6 मतलब x 0 है, यह हो गया आपका 0, और y 6 है, तो x 0 y 6 ये वाला पॉइंट हो गया। और y 0 x 2 का मतलब हो गया y 0 है और x 2 है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, कर दिया, ये हो गया आपका स्टेप 3। अब अभी मेरा आंसर नहीं आया, अभी मेरा आंसर नहीं आया, एक स्टेप और बचा है। पुट x, y = 0 and see whether inequality is true or false, true or false। चलिए जी, इनइक्वालिटी क्या है, 3x + y इज ग्रेटर देन 6। यार यहाँ ना क्वेश्चन में स्मॉलर देन 6 था, मैंने ग्रेटर देन 6 कर दिया, ठीक कर लेना इसको। ये देखो यहाँ पे स्मॉलर देन 6 का साइन है, ठीक है ना। तो हमारी इनइक्वालिटी है 3x + y इज स्मॉलर देन 6। तो 3 × 0 + 0 इज स्मॉलर देन 6। बताओ ट्रू या फॉल्स, बताओ। 0 इज स्मॉलर देन 6, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। जब भी आंसर ट्रू होगा तो आपको क्या करना है, शेड एरिया
टुवर्ड्स ओरिजिन। और अगर ये फॉल्स होता तो हम क्या करते, शेड एरिया अवे फ्रॉम ओरिजिन। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि ये ट्रू है तो कौन सा एरिया शेड होगा? ये वाला एरिया, ठीक है ना? क्या मैंने एकदम सही शेड किया? बोलो हाँ या ना। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये एरिया भी शेड होगा। क्यों होगा समझो। ये जो शेडेड एरिया है ना, ये हमारा सोल्यूशन है। समझने की कोशिश करना क्या है इसका मतलब। -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4। अब इस येलो एरिया में कोई भी रैंडम एक डॉट लगाओ। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। बताओ यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या है? x की क्या है? -1 और y की क्या है? 1। अगर आप ये वैल्यूज पुट करते हो इस इनइक्वालिटी में, ये ट्रू होगी। पुट करो, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा -3 + 1 क्या जाएगा? -2। क्या स्मॉलर देन 6 होता है? होता है। ये सोल्यूशन स्पेस क्या है पता है आपको? इस येलो एरिया के अंदर आप रैंडम बेसिस पे कहीं भी एक डॉट लगाओ, उसके कोऑर्डिनेट्स देखो x और y क्या है, और वो आप x और y इस इनइक्वालिटी में पुट करोगे, हमेशा ट्रू होगा, हमेशा ट्रू होगा। तो इस इनइक्वालिटी का ये क्या हो गया? सोल्यूशन स्पेस हो गया। हमने नंबर लाइन पे कैसे दिखाया था उसको? डार्क करके, लाइन को डार्क करके। यहाँ पर हम शेड करके दिखाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? शेड करके दिखाते हैं। अब शेड करके दिखाते हैं, इसका मतलब क्या हो कि इस शेडेड एरिया के अंदर आप कोई भी रैंडमली एक डॉट लगा दो, ठीक है ना? रैंडम कोई भी एक डॉट लगा दो। मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। x क्या है? 1, y क्या है? 2, ठीक है ना? और देखो x अगर 1 है, y अगर 2 है, तो आंसर क्या आएगा? 5। क्या 5 स्मॉलर देन 6 होता है? होता है। बट अगर आप कोई भी डॉट इस शेडेड एरिया के बाहर लगाते हो, यहाँ पे x क्या है? 3, y क्या है? 2, x 3 y 2 पुट करो, 3 3 9 + 2 11 स्मॉलर देन 6, क्या ट्रू है? नहीं। यानी कि ये जो आउटसाइड एरिया है, जो एरिया शेडेड नहीं है, ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन भी नहीं है। आगे बात आप लोगों को समझ, क्या इसका इंटरप्रिटेशन होता है? चार ही क्वाड्रेंट्स होते हैं। हाँ, नहीं, अब सुनो, अगर इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ और लिख देते ना, ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें सिर्फ एक चीज़ और लिख देते, पता है क्या? x, y > 0। ये कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है। ये जो क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन है, देखो इस पर भी लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x और y जो है वो 0 या 0 से बड़े हैं। अगर x और y 0 या 0 से बड़े हैं तो क्या हम ये वाला येलो एरिया, ये वाला येलो एरिया, ये वाला येलो एरिया पे सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है? x या y की वैल्यू नेगेटिव होती है। और क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि x और y दोनों ही 0 या 0 से बड़े हैं। इन दैट केस हम सिर्फ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा, इसका येलो एरिया शेड करते। यहाँ पे कोई एरिया शेड नहीं होता, यहाँ पे कोई एरिया शेड नहीं होता, यहाँ पे भी कोई एरिया शेड नहीं होता। आ गई आपको बात समझ? क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है ना? क्वेश्चन में लिखा होता है। अभी मैंने लिखा नहीं था जानबूझ के। अगर मैं लिख देता ना x, y > 0, तो फिर मैं कौन सा एरिया शेड करता? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। मैं उसको ग्रीन से शेड करके दिखा भी देता हूँ आपको, ये वाला एरिया। अच्छा, आपको एक क्वाड्रेंट्स पता है, याद है कुछ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। ये आंसर होता है हमारा। अगर याद नहीं आ रहा तो सुन लो, मैं जल्दी से बता देता हूँ आप लोगों को। ये अगर आपका एक ग्राफ आप बनाते हो तो आपका x एक्सिस होता है, इसको स्कूल में बताता है x डैश, ये y, तो ये y डैश। x और y एक्सिस पर वैल्यूज़ पॉजिटिव होती है, x डैश और y डैश पे वैल्यूज़ नेगेटिव होती है। तो वहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन आएंगी वैल्यूज़, क्योंकि y एक्सिस है तो इस पर भी पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी 1 2 3 4।
क्योंकि ये एक्स डैश है तो यहाँ पे वैल्यूज जो होंगी वो नेगेटिव होंगी, -1, -2, -3, -4। और क्योंकि ये भी वाई डैश है तो यहाँ पे भी वैल्यूज नेगेटिव होंगी, -1, -2, -3, -4। मेरा अगर यहाँ पर मैं पॉइंट मार्क करता हूँ कोई भी रैंडम, मानो ये किया, तो मेरा एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होगा, हाँ या ना। अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे मार्क करता हूँ, लेट से ये किया, तो एक्स कितना है माइनस और वाई कितना है पॉजिटिव, तो यहाँ पर एक्स और वाई नेगेटिव पॉजिटिव होगा। अगर मैं यहाँ पे कोई रैंडमली पॉइंट मार्क करता हूँ तो बताइए नेगेटिव होगा, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। और अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे पॉइंट मार्क करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे x2 है y -2 है तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमें क्या दिख रहा है कि x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि दोनों ही क्या है पॉजिटिव है। तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, बाकी क्वाड्रेंट में ऐसा नहीं होता, बाकी में कोई एक चीज़ या दोनों चीज़ नेगेटिव हो जाती है। आगे बात समझ आप लोगों को, ठीक है ना। वो एकदम बचपन में छोटे में पढ़ा होगा, कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, तो ये चैप्टर जो है ना ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है आपका, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बची है जो इस चैप्टर की बैकबोन है, उसको हमें समझना है, एकदम ध्यान से समझना, कोई भी डाउट होगा पूछना, ठीक है ना। अच्छा, उसको पढ़ाने से पहले मैं एक बार आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो शेडेड एरिया है आपको दिख रहा होगा, ये वाई एक्सिस पे टच नहीं हो रहा, वाई एक्सिस के बाद से शुरू हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। और ये भी हम बोल सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यू है 0 नहीं हो सकती, 0 से बड़ी हो सकती है, क्योंकि एक्स 0 टच नहीं हो रहा है यहाँ पर, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि ये शेडेड एरिया रिप्रेजेंट करता है एक्स ग्रेटर देन 0, बट ये वाला शेडेड एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इन दोनों ही एरियाज के अंदर अगर वाई की बात की जाए तो y नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर सिर्फ इस एरिया में y की वैल्यूज आती हैं तो पॉजिटिव होंगी, इस एरिया में आती हैं तो नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो ये शेडेड एरिया जो है पहला वाला, ये क्या बोलता है कि x तो ग्रेटर देन 0 है, y पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। आ रही है बात समझ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे y डैश होता है, y डैश मतलब कि यहाँ पे y नेगेटिव होता है, बट x तो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, x तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। x नेगेटिव से इधर होता है और इधर होता है, क्योंकि यहाँ पर x डैश एक्सिस आ जाता है। इसी तरीके से ये वाला जो शेडेड एरिया ये क्या बोल रहा है कि y पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट अगर सिर्फ x की बात करें तो x 0 एंड 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो डार्केंड पोर्शन है ये जो सेंटर वाला होता है ना, क्रॉसिंग, इसको भी टच कर रहा है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, इन x की वैल्यू 0 भी हो सकती है एंड 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर ये जो डार्केंड एरिया है, डार्क पोर्शन है, इस पॉइंट को टच नहीं कर रहा जहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है। ये क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, समझ आ गया आपको। यहाँ ये एरिया क्या बोल रहा है कि यहाँ पर तो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो यानी x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है। दोनों ही शेडेड एरिया ना x एक्सिस को टच कर रहा है ना y एक्सिस को टच कर रहा है, यानी यहाँ पर 0 पे टच नहीं कर रहे, यहाँ पे 0 पे टच नहीं कर रहे, यानी x और y दोनों ही 0 से बड़े होंगे, 0 नहीं हो सकते। और यहाँ पे क्या हो रहा है, x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, बट ये क्रॉसिंग को 0 वाले पॉइंट को टच कर रहा है, यानी दोनों की वैल्यू 0 भी हो सकती है और उनसे बड़ी कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, बात समझ आ गई आपको। ये ईजी, एकदम ईजी। ये जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट बेसिकली मैंने आपको पढ़ा दिया। क्या था ये कि भाई एक लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स का सोल्यूशन स्पेस कैसे निकालते हैं। मैंने आपको यहाँ पे स्टेप्स लिखवाए, 4 स्टेप, यही था इसका आंसर, और यही सेम चीज़ यहाँ पे पैराग्राफ्स के अंदर लिखा गया है। ठीक है ना। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर, और फिर देखो हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। इसको समझाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा ईजी अप्रोच है, ध्यान से सुनना। कोई अच्छा कलर चाहिए मुझे, बताइए ट्रू है या फॉल्स। ट्रू है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है ना। अगर आपको ये साइन में दिक्कत आती है कि सर ये साइन कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये साइन समझ लो मगरमच्छ का मुंह है। अच्छा, मगरमच्छ के आगे एक छोटा जानवर एक बड़ा जानवर, किसको खाएगा? बड़े को खाएगा, यानी मुंह हमेशा एक बड़े नंबर की साइड खुला होता है। आगे बात समझ। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइए, लेट से आप लोगों का मैंने टेस्ट लिया, पहला टेस्ट, आप लोगों ने बहुत ही घटिया परफॉर्म किया, इनके -1 है, इनके -2 है, तो किसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं? इनके। यानी जब नेगेटिव चली जाती है वैल्यू तो जितनी छोटी होती हैं उतनी बड़ी होती है, यानी -1 बड़ा होगा -2 से, -1 बड़ा होगा -10 से। बात समझ आ गई आपको ये? चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहला
मैं दोनों ही साइड इनइक्वालिटी की दोनों ही साइड पर ऐड कर रहा हूँ 5। तो 15 में 5 ऐड करूँगा तो क्या होगा, और 20 में 5 ऐड करूँगा तो क्या इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, चेंज होगा, सेम रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों ही साइड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ -5, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 5, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये आपका मेन इनइक्वालिटी है, बताइए क्या हो जाएगी, 10 और ये 15। पता साइन चेंज होगा सेम या सेम रहेगा। यही बात समझ। थर्ड देखिए, मैं दोनों ही साइड मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहा हूँ, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, और 20 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, चेंज रहेगा, हो जाएगा, सेम रहेगा। क्या हमें समझ आया अभी तक कि अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी को किसी नंबर से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन कभी भी चेंज नहीं होता। बट अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर मैं डिवाइड बाय 5 करता हूं तो 3 and 4, क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, नहीं, सेम रहेगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पर। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं -5 से, तो 15 मल्टीप्लाई बाय -5, और ये तो कौन सा ज़्यादा बड़ा है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। मैं डिवाइड करता हूँ -5 से, बताओ 15 डिवाइड बाय -5 कितना होगा, और 20 डिवाइड बाय -5, बताओ कौन सा बड़ा है, साइन चेंज हो जाएगा। मगरमच्छ का मुंह पहले राइट हैंड साइड को खुला हुआ था, अब इन दो केसेस में वो लेफ्ट हैंड साइड को खोला हुआ है। हमें क्या समझ आया इससे, कि जब भी एक इनइक्वालिटी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, बाकी किसी केस में नहीं होता। कुछ नंबर ऐड करो, कोई नंबर माइनस करो, कोई नंबर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करो, कोई पॉजिटिव नंबर डिवाइड करो, इनइक्वालिटी का साइन कभी चेंज नहीं होता। कब चेंज होता है, जब एक इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए, ठीक है ना। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड करने में होता है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को, बस यही बात थी इस चैप्टर की जो बैकबोन है। द इनइक्वालिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय डिवाइडिंग बाय अ नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर। अगर मैं एक इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दूं बाय नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी इट डज नॉट चेंज साइन। और अगला, व्हेन एन इनइक्वालिटी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव नंबर, इनइक्वालिटी सिंबल इज रिवर्स्ड। आ गई बात समझ। अब ये चैप्टर फिनिश हो चुका, आप लोगों का क्वेश्चंस करते हैं, मज़ा आएगा आप लोगों को क्वेश्चंस करने में इसके बहुत ज़्यादा। कितने क्वेश्चन से बताऊं, 22। पहला क्वेश्चन, व्हेन एन इनइक्वेशन यानी इनइक्वालिटी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ सेम नेगेटिव नंबर, इनइक्वेशन चेंजेस डायरेक्शन। जो इनइक्वालिटी है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अगर कोई भी इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है एक नेगेटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, चेंजेस इट्स डायरेक्शन। बताइए जी सेकंड का आंसर। अगर हमारा x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है तो हमारा सोल्यूशन स्पेस जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आगे बात समझ, ठीक है ना। अगर हमारा x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो, अगर याद नहीं आ रहा बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव हमने कहाँ लिखा है यहाँ पर, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। याद आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो नेगेटिव x और पॉजिटिव y हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो जी आंसर आ गया, नेगेटिव x और पॉजिटिव y रिप्रेजेंट सेकंड क्वाड्रेंट। अगला, अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सुनो, आपको ऑप्शंस में दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड x अकेला है, दिख रहा है। अगर मुझे इस इनइक्वालिटी में x को अकेले छोड़ना है तो -6 हटाना पड़ेगा। तो -6 कैसे हटाया जा सकता है, डिवाइडिंग इनइक्वालिटी बाय -6।
यानी कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -6, तो -6x और -18 डिवाइड बाय -6 डिवाइड बाय -6, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो क्या बचेगा x और 3। साइन पहले स्मॉलर देन का, तब क्या हो जाएगा, अब ग्रेटर देन का हो जाएगा। नेगेटिव नंबर से जब इनइक्वालिटी को डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंजेस इट्स साइन। अभी अभी तो पढ़ा है, अगर मैं किसी भी इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो क्या हुआ, माइनस, देखो आपको ये नहीं सोचना माइनस माइनस कट रहा है कि नहीं कट रहा, आपको ये देखना है कि इस इनइक्वालिटी को डिवाइड या मल्टीप्लाई किस नंबर से किया है। आ रही है बात समझ आपको? हमने क्या देखा, हमने देखा -6 और -18 तो लिखा ही है, इन दोनों ही साइड को -6 से डिवाइड कर दिया। और हमने अभी देखा था कि अगर किसी भी इनइक्वालिटी को माइनस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जो स्मॉलर देन था वो ग्रेटर देन हो जाता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। आई बात समझ? ठीक है। अच्छा, एक इक्वेशन को सॉल्व करने में और एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में फ़र्क होता है। वैसे तो आप इक्वेशन की तरह इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हो कुछ केसेस में, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि ध्यान, अगर दो इस चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव वाला तभी करना, वरना मत करना। सुनो, ये एक इनइक्वालिटी है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सुनो, -3x स्मॉलर देन 11 - 4, एक इक्वेशन समझ करके इसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अगर इक्वेशन होती है यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो 4 उधर जाता, -4 हो जाता, वही किया। -3x स्मॉलर देन 7 आ जाएगा, x स्मॉलर देन 7/3 आ जाएगा और नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्या आंसर सही है या गलत है? ये आंसर गलत है। क्यों गलत है समझने की कोशिश करना। एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का ये प्रॉपर वे नहीं होता, ये शॉर्ट ट्रिक होती है, बट कभी कभी काम करती है, कभी कभी नहीं करती। प्रॉपर वे क्या होता है? सुनो, मेरी इनइक्वालिटी थी 4 - 3x स्मॉलर देन 11। पहला स्टेप मुझे 4 हटाना है, तो सब्ट्रैक्टिंग 4 ऑन बोथ साइड्स, तो -4 + 4 -3x स्मॉलर देन 11 - 4। क्या किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है? नहीं होता। हमने -5 कहते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ था क्या? नहीं हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा, -3x स्मॉलर देन 7। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -3, तो -3x डिवाइड बाय -3 और 7 डिवाइड बाय -3। क्योंकि मैंने दोनों ही साइड को एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो -3 कट गया, x इज ग्रेटर देन -7/3 आ गया। ये है इसका राइट आंसर, ये नहीं है। ये क्या रहा था, एक स्मॉलर देन -7/3। तो आपको इस तरीके से करने में कई बार ये दिक्कत हो जाती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को इक्वेशन वाले तरीके से ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। कई बार आंसर गलत हो जाता है जब जब ये वाली सिचुएशन आ रही होती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा था, आपने -3x को उधर तो पहुँचा दिया, बट आप इसके पीछे की वर्किंग भूल गए कि कैसे हुआ होगा ये, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -3 से हुआ होगा। तो भाई इनइक्वालिटी का साइन भी तो चेंज करना चाहिए था हमें यहाँ पर, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? करना चाहिए था। ये कैसे किया होगा मैंने, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -3 से ही तो किया होगा, तो -3 कट गया होगा, 7/-3 आ गया होगा, बट साइन भी तो चेंज करो फिर। आ गई बात समझ? तो ये वाली अप्रोच यूज़ कम ही करो, इक्वेशन वाली अप्रोच, कि भाई इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेते हैं। इस स्टेप पे, इस टाइप के स्टेप्स में दिक्कत आ जाती है। ये वाली अप्रोच हमेशा काम करेगी, इसमें कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम और भी सॉल्व करेंगे, चिंता मत करो, तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन हमने इतना कर ही लिया है तो उसको पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं भाई। क्या लिखा था क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी 4 - 3x स्मॉलर देन 11। तो इसका सोल्यूशन क्या है हमारे, जल्दी से बताइए। क्या है? अच्छा, -7/3 होता कितना है? यही होता है क्या? 7/3 करके देख लेते हैं एक बार। ये होता है 2.33, बिल्कुल सही, क्योंकि नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव का साइन लगा लिया। मुझे जल्दी से बताइए कि x की वैल्यूज -2.33 से जितनी भी बड़ी हैं, क्या वो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन स्पेस है? यही तो कह रहे हैं। पहली सबसे बड़ी वैल्यू बताओ, दूसरी, फिर
अप टू प्लस इन्फिनिटी, बोलो हाँ या ना। मुझे x की वैल्यूज जो भी -2.33 से बड़ी हैं वो बतानी है, ठीक है ना। तो -2 और -2.33 में क्या बड़ा होता है, -2, ठीक है ना। जब भी कभी भी डाउट हो तो क्या करोगे, अज्यूम करना कि भाई फाउंडेशन मेरे -2 है और -2.33 है, कौन से नंबर ज़्यादा है, -2, ठीक है ना। तो -2 इज़ बिगर देन -2.33, तो x की वो सभी वैल्यूज़ जो -2.33 से बड़ी है वो इसका सोल्यूशन है। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिखी हैं ये सारी की सारी इसका सोल्यूशन है, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है। अब इसके सोल्यूशन में बताओ सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, -2, तो इसका आंसर क्या जाएगा, -2। आया समझ, हाँ जी, ओ सॉरी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देखो दिक्कत क्या है, आपको लगता है कि सर आंसर तो आ रहा है x ग्रेटर देन -1/3, यानी x ग्रेटर देन -2.33, यानी x की जितनी भी वैल्यूज़ बड़ी हैं -2.33 जो आंसर है। तो सर सबसे बड़ी वैल्यू तो प्लस इन्फिनिटी है, ये हम आंसर क्यों नहीं टिक कर रहे, क्योंकि क्वेश्चन हमसे सबसे छोटा इंटीजर वैल्यू मांग रहा है। ऐसा कौन सा सबसे छोटा इंटीजर वैल्यू है जो इसका सोल्यूशन स्पेस है। तो पहले तो हमने इसका सोल्यूशन स्पेस निकाला, वो सभी वैल्यूज जो -2.33 से बड़े वो इसका सोल्यूशन स्पेस है। अब इसमें हमने सबसे छोटा इंटीजर ढूंढा जो कि -2 था और हमें आंसर मिल गया। आ गई बात समझ, ठीक है ना, क्लियर है, पक्की बात। चलिए अभी ऐसा और भी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से करना। ये वाला क्वेश्चन हो गया था फोर्थ, फिफ्थ का आंसर बताइए। अच्छा फिफ्थ में भी आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शंस में इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड सिर्फ x है, दिख रहा है, सिर्फ x है। कैसे आ सकता है x सिर्फ x, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, तो 4x डिवाइडेड बाय 4 और -16 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि मैंने एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया बोथ साइड्स को तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो x ग्रेटर देन -4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी। ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है, और ये ऑप्शन बोलता है x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ठीक है ना। ए ऑप्शन क्या बोलता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, और हमारा आंसर क्या रहा है, x ग्रेटर देन -4, यानी कि सी ऑप्शन। आगे बात समझ आप लोगों को, ठीक है, कोई डाउट, पक्की बात। अब सिक्स्थ क्वेश्चन को देख के इसके ऑप्शंस देखो। इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड पर एक जगह माइनस एक जगह प्लस भी है, दिख रहा है, और क्या है -2 और +2। तो अगर हमें इस इनइक्वालिटी में लेफ्ट हैंड साइड 2 चाहिए तो कैसे आ सकता है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। बताओ इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्या, मैंने +2 से मल्टीप्लाई किया है, एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। और एक केस में -2 भी आ रहा है, -2x, और ये क्या हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 6, क्योंकि मैंने दोनों साइड को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये क्या है, 2x ग्रेटर देन -6, 2x ग्रेटर देन -6, बी ऑप्शन दिख रहा है। ये क्या है, -2x लेस देन 6, -2x लेस देन 6, ये ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि हम क्या टिक करेंगे, सी। आगे बात समझ। अब इस क्वेश्चन में आप क्या गलती करते हो बताओ, आप दोनों साइड को क्या करते हो, 2 से मल्टीप्लाई कराते हो, फिर आपको दिखता है कि 2x इज ग्रेटर देन -6 आ रहा है, बी ऑप्शन है, लॉजिक टिक कर दिया, जबकि ए ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रही है, ए ऑप्शन भी सेटिस्फाई रहा, वो चेक करके ही नहीं आते एग्जाम के अंदर कि भाई आ तो गया, बी ऑप्शन ठीक है, करो ख़त्म, ठीक है। ट्राई करो कि भाई और भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, उनको भी चेक करो, खासकर तब जब कोई ऑप्शन ऐसा सा हो जिसमें बोला जा रहा हो कि दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है ना, तब तो खासकर ये चीज़ चेक करनी है कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दो ऑप्शन सही हों, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि ऑप्शंस में लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ x है, यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ x चाहिए लेफ्ट हैंड साइड तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, ये हो जाएगा। साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन है ये, ए, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या कहता है, लेस देन इक्वल टू 4, ये तो गलत है, यहाँ पर सिर्फ लेस देन 4 है, लेस देन इक्वल टू 4 नहीं है। और डी ऑप्शन क्या कहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है जी। बात समझ आ गई आप लोगों को, ईजी।
अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगले क्वेश्चन में अगेन देखना आप लोग, -2 भी दिख रहा है और 2 भी दिख रहा है, तो हम दोनों एंगल से इसे देखेंगे। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड्स को तो 2x स्मॉलर देन -6 हो जाएगा, और -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -2x इज ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। -2x स्मॉलर देन -6, सॉरी 2x स्मॉलर देन -6, 2x ग्रेटर देन -6 लिखा है, बी ऑप्शन तो गलत है। फिर -2x ग्रेटर देन 6, -2x ग्रेटर देन 6, ये ऑप्शन सही है। दिख गया आप लोगों को? ठीक है ना। अगर आपका बी ऑप्शन होता 2x स्मॉलर देन -6 तो हम ठीक कराते, बी ऑप्शन भी ठीक हो जाता, क्योंकि हमें ये वाली सिचुएशन दिख रही है 2x स्मॉलर देन -6, बट बी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं 2x ग्रेटर देन -6, ये चीज़ ये गलत बोल गया। ठीक है ना, यहाँ पर भी ग्रेटर देन लिखा है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन लिखा है, जबकि एक बार माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, एक बार नहीं किया, तो कोई एक ही सही हो सकता है ना, दोनों तो नहीं हो सकते। आगे बात समझ, ठीक है। चलिए, मज़ेदार है चैप्टर, इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। चलिए 10th क्वेश्चन का आप लोग आंसर निकाल के दिखाओगे, मैं वेट करूंगा। 10th का 11th का दोनों का आप लोग आंसर निकालोगे, मैं वेट करूंगा, मैं देखूंगा किसने सही किया है किसने गलत किया है, आंसर्स बताओगे आप लोग मुझे। 12th क्वेश्चन आप में से कोई कर नहीं पाएगा, ट्राई भले ही कर लेना, 12th मुझे ही कराना पड़ेगा। 10th और 11th ट्राई करो, मैं वेट कर रहा हूँ। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं क्लास, समझ आ रही हैं बातें? यस सर। ओके, प्रगुन भी था, प्रगुन कहाँ चला गया भाई? बताइए जी, 10th का और 11th का आंसर क्या होगा? कोई नहीं, आप निकाल लो दोनों का आंसर। आप कृतिका जो है वो बी ऑप्शन बोल रही है, अच्छा डी बोल रही हो, और बाकी और भी बच्चे डी ही बोल रहे हैं। और 11th का बी, बी ए कह रहे हो आप? आपका डी आ रहा है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। भारती जो है वो डी बोल रही है। आयुष डी आ रहा है आपका भी, ओके। बाकी रिधिमा बी आ रहा है, 11th की बात कर रहे हैं हम। आपका 11th का बी आर, आपका नाम क्या है? तनिष्का, भूल जाता हूँ मुझे, वैसे तो काफ़ी बच्चों के नाम याद हो गए हैं, अब तो तनिष्का का भी हो ही जाएगा। नाम याद करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, स्टार्टिंग से होते नहीं है। एक मुझसे वो भी याद नहीं होती, डेट ऑफ बर्थ, मैं अपने कज़न्स को बर्थडे विश नहीं कर पाता। अपने जो एकदम ही वो होते हैं ना, मम्मी पापा भाई बहन, उनकी याद रहता है, बट जो कज़न्स हो गए, मामा मामी ताऊ जी ताई जी, इन सबकी किसी की याद नहीं रहता है, सब मुझे डांटते हैं, बर्थडे तक विश नहीं करता नालायक लड़का। बी, ओ बी ना, बी फॉर बॉय, ओके ठीक है भाई। शुभांगी का भी आ रहा है, अनन्या बी ही आ रहा है। हाँ जी, आप दोनों का, प्रथम, अक्षय बी, अरे आयुष ने चेंज कर दिया भाई। चलो ट्राई करते हैं, पहले 10th वाला ट्राई करते हैं, फिर 11th वाला करेंगे। व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ p दैट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी 4 + 3p स्मॉलर देन p + 1। तो हम क्या करते हैं, हम इसको पहले देखते हैं कि p की वैल्यू क्या आ रही है, सोल्यूशन स्पेस क्या है। तो कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय -4, तो -4 + 4 + 3p स्मॉलर देन p + 1 -4, तो 3p स्मॉलर देन p - 3 आ गया। अब अगला, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय p,
तो 3p माइनस पी स्मॉलर देन p माइनस पी माइनस 3, तो 2p स्मॉलर देन माइनस 3 आ गया। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो p स्मॉलर देन माइनस 3/2, 2 से 2 कट गया, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मैंने डिवाइड किया दोनों साइड्स को, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि p स्मॉलर देन माइनस 1.5। बताओ जी, पहली इंटीजर वैल्यू जो माइनस 1.5 से छोटी होती है, फिर अप टू माइनस इन्फिनिटी, यानी कि अगर इस इनइक्वालिटी में मैं -2, -3, -4 डालता हूं तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड रहेगी। क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू। बताओ इन सब में लार्जेस्ट क्या है? -2, तो आंसर क्या जाएगा? तो भाई डी ऑप्शन किसने सही बोला था? आया समझ? किस किस का इसका आंसर सही आया जल्दी बताइए। 10th वाले का ये किसका आया? नहीं निकाला, ओके। एग्ज़ाम में बट मार्क्स नहीं मिलेंगे ऐसे, एग्ज़ाम में तो ऑप्शन टिक करना है। एग्जामिनर को बोल भी नहीं सकते देखो यहाँ तक ठीक आ रहा है, प्लीज़ मुझे 0.5 तो दे दो, ठीक है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? एक बार देख लो, अपने जहन में उतार लो, आपके खून में दौड़ना चाहिए ये कॉन्सेप्ट। इंटरेस्टिंग है कि नहीं ये चैप्टर? हाँ या ना? देखो मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग है, बस इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की ज़रूरत है उस चीज़ को। आप लोगों ने चैप्टर पहले भी पढ़ा है, हो सकता है आपको इतना इंटरेस्टिंग ना लगा हो, क्योंकि हो सकता है स्कूल टीचर ने आपको पता नहीं कौन सी टेक्निक से पढ़ाया हो भाई, ठीक है ना। बट जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग करके आपको बताया, तो आपको इंटरेस्टिंग लग भी रहा है। तो मैथमेटिक्स बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग ही है, बस डिपेंड करते कि समझ पढ़ कैसे रहे हो, इंटरेस्टिंग वे में या बोरिंग वे में। चलिए जी, 11th क्वेश्चन दोबारा ट्राई करना चाहते हो? क्या पता आंसर चेंज हो जाए, नहीं करना चाहते? अच्छा 10th समझ आ गया ना आप लोगों को? क्लियर है ना 10th? पक्की बात? प्रथम 10th क्वेश्चन क्लियर है? अक्षय क्लियर है? पक्की बात? ओके। अक्षय की शक्ल पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्षय को थोड़ा कम समझ आया। सही लग रहा है क्या मुझे अक्षय? नहीं लग रहा? अच्छा, चलिए अगेन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय -2x, ठीक है ना। तो 4x - 2x + 3 स्मॉलर देन 2x - 2x + 5। मैंने दोनों ही साइड को 2x से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हो गया 2x + 3 स्मॉलर देन 5, ठीक है जी। मैं चाह रहा था कि यहाँ से x हट जाए भाई, किसी तरीके x हट जाए, हट गया। अब अगला क्या है? सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय -3, सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, तो 2x + 3 - 3 स्मॉलर देन 5 - 3, तो 2x स्मॉलर देन क्या जाएगा? 2। बात समझ आ गई? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो x इज स्मॉलर देन 1। साइन चेंज होगा क्या पूरे में? नहीं, क्योंकि हमने कभी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया। इसका मतलब क्या है? x की वो सभी वैल्यूज जो 1 से छोटी है वो उसका सोल्यूशन स्पेस है। तो पहली छोटी वैल्यू बताइए। 0, फिर -1, फिर अप टू -इन्फिनिटी, ठीक है ना। 1 से छोटी पहली इंटीजर वैल्यू 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3 अप टू -इन्फिनिटी। क्वेश्चन क्या पूछता है कि इस इनइक्वालिटी का सभी वैल्यूज सोल्यूशन है एक को छोड़ करके। सोल्यूशन क्या है? 0, -1, -2, -3। 0 दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है, सोल्यूशन है। -1 दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है, सोल्यूशन है। -2 दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है, ये भी सोल्यूशन है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सी वैल्यू सोल्यूशन नहीं है? तो हम बोलेंगे 1 सोल्यूशन नहीं है, तो 1 यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। भारतीय समझ आ गया क्या गलत किया था आपने? ठीक है। तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को थोड़ा सा इज्जत देना एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। एकदम जल्दी से कर दो कि गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। थोड़ा सोच समझ करके इज्जत देना इसको, और टाइम दे करके इसे करना, ये नहीं कि एकदम हड़बड़ी में कर दिया, हड़बड़ी में गलत होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। बात समझ आ रही है आप लोगों को? 12th क्वेश्चन आप ट्राई करना चाहोगे? वैसे तो मैंने गारंटी दे दी किसी से होगा नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू यू कैन ट्राई इट।
करना चाहो तो कर लो, 5 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो, फिर मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर ट्राई करना और फिर मैं क्वेश्चन करा दूंगा। अभी मैंने समझाया भी नहीं है, समझने भी की भी खुद ही कोशिश करो। हाँ सी ऑप्शन, ओके भाई आयुष का आंसर आ गया सी ऑप्शन। कराऊँ क्या? चाइना में पता है क्या हो रहा है? चाइना में जो बिल्डर्स हैं उनने फ्लैट्स बेच दिए थे किसानों को। अब वहाँ पे क्या है कि थोड़ा है ना, कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन्स हो गए बहुत ज़्यादा, इकोनॉमी रुक सी गई है, तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है और इकोनॉमी में इतना पैसा है नहीं देखा जाए तो किसान लोग जो है वो रीपेमेंट्स नहीं कर पा रहे लोन की, ठीक है ना। बिल्डर्स को इंडिया में भी होता है ऐसा, इंडिया में हम लोग ही नहीं कर पाते, वहाँ पे किसान नहीं कर पा रहे, बेसिकली इतना फ़र्क है। तो बिल्डर्स उनसे बोल रहे हैं कि भाई काम करो, पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हमें वाटरमेलन्स दे दो, गार्लिक उगाए वो दे दो, जो भी सब्जियां उगा रहे हो वो दे दो। वो रीपेमेंट बेसिकली बार्टर सिस्टम हो गया ना, ठीक है ना, कमोडिटी के बदले कमोडिटी वो चल रहा है। वो सोच रहे हैं, बिल्डर सोच रहे हैं पैसा दे नहीं रहे, इस वजह से फ्रूट्स वेजिटेबल्स लो, इनको एक्सपोर्ट करो, पैसा तो आएगा, ठीक है ना। ये चक्कर चल रहा है वहाँ पर, बुरी हालत है मतलब चाइना के अंदर भी, अंदर ही अंदर दिखाता नहीं है वो, क्योंकि वो अलग उस पर चलता है, डेमोक्रेसी तो है नहीं वहाँ पर चाहिए। तो ये क्वेश्चन समझाता हूँ एक बार मैं आपको। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज़ हैं, कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है इन नंबर फॉर्म, उन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करो तो आंसर 1 से ज़्यादा देती है। और z जो है ये एक नेगेटिव नंबर है, क्योंकि 0 से छोटा है, 0 से छोटा कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है क्या? नहीं, यानी z की वैल्यू एक नेगेटिव नंबर है। और x और y की वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉजिटिव है। देखो अगर x को मैं -1 और y को मैं -2 ले लूँ तो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 ही आएगा ना भाई, ठीक है ना। और अगर x को और y को 2 ले लूँ तब भी 2 आएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो x और y या तो नेगेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव पॉजिटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, जो कि ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। फिर आ गई बात समझ इतनी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। अभी जो क्वेश्चन है ना इसमें दिक्कत है, मस्ट बी ट्रू। मस्ट बी ट्रू का क्या मतलब होता है पता है? वो चीज़ जो फॉल्स नहीं हो सकती, वो चीज़ जो फॉल्स नहीं हो सकती उसको हम बोलते हैं मस्ट बी ट्रू। तो हमें करना क्या है, हमें देखना है कि क्या हम इसको फॉल्स प्रूफ कर सकते हैं, अगर हाँ तो क्या मस्ट बी ट्रू होगा? नहीं। क्या हम इसको फॉल्स प्रूफ कर सकते हैं, अगर हाँ तो क्या मस्ट बी ट्रू होगा? नहीं। अगर हम इसको भी फॉल्स प्रूफ कर सकते हैं तो ये भी मस्ट बी ट्रू नहीं होगा। बट हमें देख रहा है कि कोई ना कोई चीज़ तो मस्ट बी ट्रू है, क्योंकि ए ऑप्शन बोलता है कि फर्स्ट इज मस्ट बी ट्रू, बी बोलता है कि सेकंड इज मस्ट बी ट्रू, सी बोलता है कि थर्ड वाला मस्ट बी ट्रू, और डी बोलता है कि सेकंड और थर्ड दोनों ही मस्ट बी ट्रू हैं। यानी डी ऑप्शन बोलता है कि सेकंड और थर्ड दोनों को ही हम फॉल्स प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है ना। ए ऑप्शन बोलता है कि फर्स्ट वाले इनइक्वालिटी को हम फॉल्स प्रूफ नहीं कर सकते,
बी बोलता है कि सेकंड वाली को हम फॉल्स प्रूफ नहीं कर सकते, सी बोलता है कि थर्ड वाली को हम फॉल्स प्रूफ नहीं कर सकते, और डी ऑप्शन बोलता है कि हम सेकंड और थर्ड दोनों को ही फॉल्स प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है ना। मस्ट बी ट्रू का क्या मतलब है, समझ आ गया ना, कि कौन सी चीज़ गलत हो ही नहीं सकती, कौन सी इनइक्वालिटी गलत हो ही नहीं सकती, सही होगी। तो हमें करना क्या है, इसको गलत प्रूफ करने की कोशिश करनी है। तो पहला वाला x ग्रेटर देन z। अब आप बोलोगे कि सर अगर मैं x को ले लूँ 2, y को ले लूँ 1 और z को ले लूँ -1, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, 2 × 1 2, और z क्या है -1 विच इज स्मॉलर देन 0। तो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो गया और z स्मॉलर देन 0 हो गया, अगर मैं ये चीज़ अज्यूम करता हूँ तो। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। और फिर अगर सर हम पहली वाली इनइक्वालिटी देखें, x ग्रेटर देन z, तो x जो है वो 2 है और z जो है वो -1 है। तो सर ये तो ट्रू प्रूफ कर दिया मैंने, ये तो ट्रू प्रूफ कर दिया कि ये सही है। और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ गलत हो नहीं सकती, तो इसको सही प्रूफ करना तो आसान है, बट गलत प्रूफ करके दिखाओ ना। क्या गलत प्रूफ हो सकता है? आंसर इज यस। अगर मैं x और y की वैल्यू -2 और -1 ले लूँ और z की वैल्यू -1 ही रहने दूँ, ठीक है ना, तो बताइए x y क्या ग्रेटर देन 1 है? यस। क्या z स्मॉलर देन 0 है? यस। यानी मैंने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की इज्जत रखी। और अब देखो क्या -2 ग्रेटर देन -1 है? क्या x ग्रेटर देन z है? नहीं, यानी कि ये मस्ट बी ट्रू नहीं है, ये फॉल्स प्रूफ किया जा सकता है। आ गई बात समझ आप लोगों को? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ आ रही है आप लोगों को? मस्ट बी ट्रू का क्या मतलब है कि कौन सी चीज़ गलत नहीं हो सकती। तो हमें करना क्या है, हमें उसको गलत कोशिश करनी है कि अब कोई ऐसी असम्पशन ली जाए कि गलत प्रूव हो जाए। तो मैंने एक असम्पशन ली ये वाली, और मैंने क्वेश्चन की इज्जत भी रखी पूरी, जो ये बोल रहा था वो होने दिया, x और y ग्रेटर देन 1 निकला एंड z स्मॉलर देन 0 निकला, और इज्जत रखते हुए मैंने पहली वाली इनइक्वालिटी को फॉल्स प्रूफ कर दिया, क्योंकि ये चीज़ फॉल्स है, यानी x ग्रेटर देन z जो है ये फॉल्स है, इट कैन बी प्रूवन फॉल्स। आगे बात समझ। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा बोलते हैं कि x y z तीनों का ही मल्टीप्लिकेशन -1 से छोटा, ये एक इनइक्वालिटी है। क्या ये फॉल्स प्रूफ कर सकते हो आप? आयुष कैसे फॉल्स प्रूफ किया आपने उसको? अगर आपने सी ऑप्शन बोला है सही है, यानी कि 3 वाला जो है मस्ट बी ट्रू है, यानी आपसे ये फॉल्स प्रूफ हो गया होगा। कैसे फॉल्स प्रूफ किया इसको? तो x क्या लूँ, y क्या लूँ और z क्या लूँ? 0 1 और -1। तो x और y ग्रेटर देन 1, ये तो आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, क्योंकि 0 × 1 इज 0। क्या 0 ग्रेटर देन 1 होता है? तब भी आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे, क्योंकि 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 1। जिसको भी तो सेटिस्फाई करो ना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को। x और y अगर 1 1 ले लेते हो, 1 ग्रेटर देन 1 फॉल्स है, आपको ये सेटिस्फाई रखना है। क्या आप सेकंड इनइक्वालिटी को, यानी कि इस इनइक्वालिटी को फॉल्स प्रूफ कर सकते हो? आपको क्वेश्चन की इज्जत रखनी है, यानी कि x और y का मल्टीप्लिकेशन 1 से बड़ा होना चाहिए और z 0 से छोटा होना चाहिए। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए आपको इस इनइक्वालिटी को फॉल्स प्रूफ करना है। आप क्या कर सकते हो इसके लिए, x y z की अलग अलग वैल्यूज़ ले सकते हो और इसको फॉल्स प्रूफ करके देख सकते हो। हाँ जी आयुष, कैसे आपने बोला था कि सी ऑप्शन सही है, ऐसे ही? या क्वेश्चन ठीक से समझा नहीं था? देखो मैं कर रहा हूँ, ये फॉल्स प्रूफ हो सकता है, ठीक है ना, फॉल्स प्रूफ हो सकता है। अगर तो मैं ये वाली वैल्यूज़ लूँ जो ऊपर हैं तो ट्रू रहेगा, क्योंकि अगर मैं -2 -1 और -1 लेता हूँ तो x y z क्या आएगा, -2 आएगा, और -2 इज स्मॉलर देन -1, ठीक है ना। अगर मैं ये वाली वैल्यूज़ लेता हूँ देन सेकेंड वाली इनइक्वालिटी ट्रू रहेगी, बट अगर मैं वैल्यूज़ थोड़ी चेंज कर दूँ
मैं x ले लूँ -1, y ले लूँ -2 और z ले लूँ -1/2। मुझे एक बात बताइए, एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन क्या 1 से बड़ा है? z क्या 0 से छोटा है? हाँ, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इस वक्त रख रहे हैं हम लोग। अब एक्स वाई जेड क्या स्मॉलर देन -1 है? बताइए जी, एक्स वाई जेड का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? -1 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। क्या स्मॉलर देन -1 है? बताइए। -1 और -1 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? -1। क्या -1 से छोटा होता है? नहीं। लो जी, मैंने इसको भी फॉल्स प्रूफ कर दिया। कर दिया, हाँ या ना? ठीक है ना? देखो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस कम है क्योंकि इसमें बहुत सोचना पड़ता है। हमें अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अलग अलग हिट एंड ट्रायल करने पड़ते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ लें। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते एक नंबर के लिए। आप क्या बोल रहे हो? ठीक से समझ नहीं आया? सुनो, मैंने पहले केस में एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यूज़ ली कि भाई मैं पहली इनइक्वालिटी को फॉल्स प्रूफ कर पाऊँ। तो मैंने x को लिया -2, y को लिया -1, z को लिया -1। तो x और y ग्रेटर देन 1 था और z स्मॉलर देन 0 था, जो क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट है कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा हुआ कि x और y को जो मैंने मल्टीप्लाई किया, -2 -1 को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या है? 2 इज ग्रेटर देन 1 और z क्या है? -1 इज स्मॉलर देन 0। ठीक है ना? और जब मैंने इनइक्वालिटी क्या थी पहली वाली? x ग्रेटर देन z। x क्या था? -2, z क्या था? -1। तो क्या -2 ग्रेटर देन -1 होता है? हाँ या ना? फॉल्स है तो, ठीक है ना? फॉल्स। तो मैंने पहली वाली इनइक्वालिटी को फॉल्स प्रूफ कर दिया। फिर मैंने क्या किया? मैंने कुछ ऐसी वैल्यूज़ चूज़ करी अगेन जो मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई रखे और ये इनइक्वालिटी फॉल्स प्रूफ हो जाए। अब इस केस में मैंने x लिया -1, y लिया -2 और z लिया -1/2। तो बताओ, x और y का मल्टीप्लिकेशन जो है -1 मल्टीप्लाई बाय -2 2 होता है, 2 इज ग्रेटर देन 1 और z जो -1/2 है, -1/2 स्मॉलर देन 0। क्वेश्चन की इज्जत रखी। अब इनइक्वालिटी में पुट करो एक्स वाई जेड, यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। 2 और 2 कट गया, -1 का मल्टीप्लिकेशन -1 आ गया। क्या -1 से छोटा होता है? नहीं होता। तो मैंने इसको फॉल्स प्रूफ कर दिया। ठीक है ना? आप हर ऑप्शन के लिए अलग अलग एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ ले सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ही वैल्यूज़ लेनी है जो तीनों में पुट करके देखनी है। आप अलग अलग इनइक्वालिटी के लिए अलग अलग एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ ले सकते हो। आपको बस उसे किसी तरीके से फॉल्स प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि सर हमने जो पहले ऑप्शन में एक्स वाई जेड की वैल्यू ली थी यही हमें 3 ऑप्शन में लेनी है, ऐसा नहीं है। आप अलग अलग अपनी मर्जी से वैल्यूज़ ले सकते हो एक्स वाई जेड की। हर इनइक्वालिटी के लिए अलग वैल्यू ले सकते हो। पहली वाले के लिए हमने ये ली -2 -1, दूसरे वाले के लिए हमने -1 -2 -1/2 ली। अलग अलग वैल्यूज़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉल्स प्रूफ करके दिखा दो। अगर फॉल्स प्रूफ कर दिया तो वो मस्ट बी ट्रू नहीं होगा, और अगर फॉल्स प्रूफ नहीं होता तो मस्ट बी ट्रू हो जाएगा। अब जो आखिरी वाली इनइक्वालिटी है ये कोई भी फॉल्स प्रूफ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्रॉपर्टी है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन की मेन क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन 1। मेन क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन 1, और दूसरी चीज़ क्या बोलता है? z इज स्मॉलर देन 0। यानी z क्या है? एक नेगेटिव नंबर है। बोलो हाँ या ना? इनइक्वालिटी, ये वाली जो इनइक्वालिटी है, अगर इसकी दोनों साइड्स को मैं z से डिवाइड करूं तो ऐसा हो जाएगा। बताइए, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, क्योंकि z क्या है? एक नेगेटिव नंबर है, और अगर मैं दोनों साइड को एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करता हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। क्या इस चीज़ को आप फॉल्स प्रूफ कर सकते हो? नहीं। और एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। क्या लिखा है? देखो, एक्स वाई अपॉन जेड इज स्मॉलर देन 1/z, एक्स वाई अपॉन जेड इज स्मॉलर देन 1/z। इसको फॉल्स प्रूफ नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि अगर आपने इसको फॉल्स प्रूफ कर दिया तो आप जो मेन प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की उसको चैलेंज कर रहे हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ भी ट्राई कर लेना वैल्यूज़ लेकर के, आप इसको कभी भी फॉल्स प्रूफ नहीं कर पाओगे बेसिकली। ठीक है ना? तो मस्ट बी ट्रू क्या है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यानी कि 3 ओनली इज मस्ट बी ट्रू। इसको आप फॉल्स प्रूफ नहीं कर पाए, ये ट्रू रहेगा। बाकी दोनों आप फॉल्स प्रूफ कर सकते थे, तो ये मस्ट बी ट्रू नहीं होगा। आ गया क्वेश्चन समझ? ठीक है ना? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप लोग शायद ना कर पाओ इस क्वेश्चन को, क्योंकि पास्ट में जितने भी बैचेस मैंने इसको होमवर्क दिया सब बच्चे डाउट ही लेकर के आए हैं अब तक। तो उसी डेटा के बेसिस पे मैंने बोला कि नहीं होगा। चलिए,
तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, बट ये एग्ज़ाम में आने के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। 1 नंबर के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 13th 14th क्वेश्चन करें, ठीक है ना, रब कर दूँ ये सारा पार्ट, ठीक है ना। एक बार घर पे जाके दोबारा देखना इस क्वेश्चन को, समझना। ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, अगर रिकॉल नहीं हो रहा हो कि सर ने क्या बोला तो वीडियो को देखना। चलिए, x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी x की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं बताइए? 1 2 3 4 अप टू प्लस इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि मॉड x क्या होगा। अगर x 1 है तो मॉड x मॉड ऑफ 1 1 होगा, मॉड ऑफ 2 2 होगा, मॉड ऑफ 3 3 होगा, मॉड ऑफ 4 4 होगा, और मॉड ऑफ प्लस इन्फिनिटी होगा। यानी कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x और मॉड x एक बराबर है कि नहीं है? अगर x 1 है तो मॉड x भी 1 है, x 2 है तो मॉड x भी 2 है, यानी कि मॉड x इज इक्वल टू x। इजी, ठीक है। अगला, a जो है वो b से छोटा है और c जो है वो 0 से छोटा है, यानी कि c एक नेगेटिव नंबर है। तो अगर मैं दोनों ही इनइक्वालिटी को, दोनों ही साइड को c से डिवाइड कर देता हूँ तो ये साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। बताए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? b। a बाई सी इज ग्रेटर देन b बाई सी। ठीक है जी, समझ आ गई आपको बातें? चलिए, अब ये थे इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लीनियर इनइक्वालिटी के। अगले पेज पे आना शुरू हो जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। एग्जाम में अगर वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं ना तो बल्ले बल्ले करना, क्योंकि इसकी पहला चैप्टर जिसके वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा इजी हैं नॉर्मल क्वेश्चन से। नॉर्मली स्कूल लेवल पे हमने क्या देखा है कि जब तक प्रैक्टिकल चल रहा है अच्छा लगता है, वर्ड प्रॉब्लम से आते हैं तो दिमाग घूम जाता है कि पता नहीं क्या आ गया यार, ये कैसे होगा, ठीक है ना। x इज़ ओल्डर देन y, ठीक है ना, बाय 5 ईयर्स, और ऐसे ऐसे करके वो इक्वेशन चैप्टर में पढ़े ना हमने, वर्ड प्रॉब्लम्स होते थे, फाइंड द एज ऑफ फादर एंड सन, इस तरीके के, तो मुश्किल लगते थे। बट ये पहला ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादा ईजी हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। देखो जी, पहला वर्ड प्रॉब्लम, एन एम्प्लॉयर, ठीक है ना। एम्प्लॉयर होता क्या है पहले तो ये समझो, बहुत बच्चों को गलत फहमी होती है, उसको मैं दूर करूँ। लेट से आप लोग सीए बन गए, सीए बनने के बाद आपकी जॉब लग गई टीसीएस के अंदर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वहाँ पे अकाउंट डिवीजन के अंदर आपको एज अ सीए, ठीक है ना, फाइनेंस अकाउंट्स मैनेजर हायर कर लिया। अब आपका जो बॉस है वो है लेट से मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स का बॉस है मिस्टर वाई, मिस्टर वाई का बॉस है मिस्टर जेड, और जेड जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी का, तो वो कंपनी टीसीएस के अंडर काम करता है, यानी उसका कोई बॉस नहीं है। मैनेजिंग डायरेक्टर का कोई बॉस होता है क्या? नहीं होता, वो तो अल्टीमेट बॉस है भाई, ठीक है ना। तो आपका बॉस एक्स, उनका बॉस वाई, उनका बॉस जेड, और आप सब काम कर रहे हो टीसीएस के अंदर। अब इस पूरे सिनेरियो में एम्प्लॉयर कौन है आपका? वेरी गुड, एम्प्लॉयर है टीसीएस, ठीक है ना। एक्स वाई जेड तीनों खुद एम्प्लॉई हैं। सुना आपने कभी मैनेजिंग डायरेक्टर भी कंपनी का एम्प्लॉई होता है, उसको भी सैलरी मिलती है, ठीक है ना। तो जितने भी नेचुरल पर्सन काम कर रहे हैं कंपनी के अंडर वो सब एम्प्लॉई हैं। एम्प्लॉयर कौन है? कंपनी इटसेल्फ, यानी कि टीसीएस। तो एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्सपीरियंस्ड एक्स एंड फ्रेश वर्कमैन वाई। तो एक एम्प्लॉय कंपनी है जो एक्सपीरियंस लोगों को हायर करती है और फ्रेश लोगों को हायर करती है। एक्सपीरियंस लोगों को एक्स बोल रही है और फ्रेश लोगों को वाई बोल रही है। अगर मैंने एक फ्रेश एक एक्सपीरियंस हायर किया, एक फ्रेश एक एक्सपीरियंस, तो एक्स की वैल्यू भी 1 है, वाई की वैल्यू भी 1 है। अगर मैंने 2 एक्सपीरियंस और एक फ्रेश हायर करा तो एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 1 है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? इस तरीके से है। तो एक कंपनी जो है वो अपनी फर्म के लिए एन एम्प्लॉय रिक्रूट्स एक्सपीरियंस एंड फ्रेश वर्कमैन फॉर हिज फर्म अंडर द कंडीशन दैट ही कैनॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल। और एक कंडीशन है कि वो 9 से ज़्यादा लोगों को हायर नहीं कर सकता। एम्प्लॉयर जो है 9 से ज़्यादा लोगों को हायर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, बैठने 9 लोगों के बैठने की जगह एक ऑफिस है उसमें, तो क्या 9 से ज़्यादा लोग हायर कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, बैठाएंगे कहाँ पे फिर, ठीक है ना। तो एक्स और वाई को हायर करो, यानी एक्सपीरियंस और फ्रेश वर्कमैन को हायर करो, बट कितने? मैक्सिमम 9। तो इस चीज़ को आप किस इनइक्वालिटी से शो करोगे? हम बोलेंगे कि भाई हायर करो एक्सपीरियंस लोग प्लस हायर करो फ्रेश लोग, बट दे शुड नॉट एक्सीड 9। 9 कर लो हायर, कोई दिक्कत नहीं है, 9 से कम कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट 9 से ज़्यादा नहीं कर सकते। लिखा है ना, दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आई बात समझा आप लोगों को? एकदम इजी। 16th को थोड़ी देर पे होल्ड रखेंगे हम लोग, थोड़ी देर में करेंगे। 17th आओ।
ऑन एन एवरेज एक्सपीरियंस्ड पर्सन एक्स डज 5 यूनिट ऑफ वर्क, एक एक्स जो है वो 5 यूनिट ऑफ वर्क करता है, ठीक है ना, और एक वाई यानी कि फ्रेश वर्कमैन 3 यूनिट ऑफ वर्क करते हैं। समझो आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है ना, कूलर्स बनाते हैं, क्या बनाती है, कूलर पता है ना क्या होता है, ठीक है ना, एसी से पहले कूलर थे, तो कूलर बनाते हैं। आप अगर एक एक्सपीरियंस बंदा हायर करते हो वो एक दिन में 5 कूलर बना देता है, और एक फ्रेश बंदा हायर करते हो एक दिन में 3 कूलर्स बना पाता है। बात समझ आ रही है आपको? अगर आपने दोनों ही एक फ्रेश एक एक्सपीरियंस बंदा हायर करे तो एक दिन में कितने कूलर्स बन जाएंगे? 8, 5 + 3 8। अगर आपने 2 फ्रेश और 2 एक्सपीरियंस बंदे हायर करे तो एक दिन में कितने कूलर्स बन जाएंगे? 16 × 2 × 2 10 6 16। आ रही है बात समझ? अगर दोनों ही 3 हायर करें तो 15 + 9 24 कूलर बन जाएंगे एक दिन में। आ रही है बात समझ आप लोगों को? ठीक है ना, चलो अब क्वेश्चन क्या बोलता है? ऑन द एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन एक्स डज 5 यूनिट ऑफ वर्क वाइल अ फ्रेश वन वाई 3 यूनिट्स ऑफ वर्क डेली, बट द एम्प्लॉयर यानी कंपनी हैज़ टू मेंटेन एन आउटपुट ऑफ एटलीस्ट 30 यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे। और मेरी जो कंपनी है उसकी डेली सेल्स कम से कम 30 कूलर की है डेली। 30 कूलर तो बिक ही जाते हैं, उससे ज़्यादा भी बिक जाते हैं, ठीक है ना। तो मुझे ज़्यादा लोग हायर करने पड़ेंगे, एक एक्सपीरियंस्ड और एक फ्रेश वर्कमैन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक हायर करे तो 8 ही कूलर बनेंगे एक दिन में, मुझे कम से कम 30 कूलर्स बनाने एक दिन के। तो इस चीज़ को मैं किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ? वेरी गुड, हम बोलेंगे कि भाई एक एक्सपीरियंस बंदा अगर 5 कूलर बनाता है तो एक्स एक्सपीरियंस बंदे 5x कूलर्स बनाएंगे। एक्स की अगर वैल्यू 1 है यानी एक एक्सपीरियंस बंदा तो 5 × 1 5 कूलर। अगर एक्स की वैल्यू 2 है यानी 2 एक्सपीरियंस बंदे यानी 5 × 2 10 कूलर, ठीक है ना। बताओ ये इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल एक्सपीरियंस और फ्रेश लोग मिलकर कितने कूलर्स बना रहे हैं। अगर मैं एक्स और वाई एक्सपीरियंस और फ्रेश वर्कमैन हायर करता हूँ तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितने कूलर्स बना रहे हैं, ये इसका मतलब हो गया। ये 30 या 30 से ज़्यादा होने चाहिए। ये बोल रहा है एटलीस्ट 30 यूनिट्स आपको बनाने हैं डेली, ठीक है ना। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम? सी ऑप्शन से। आया समझ? अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 5x + 3y इज स्मॉलर देन इक्वल टू 30, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप इतने लोग हायर करो x और y कि 30 या 30 से कम कूलर बनाए वो, बट ये तो हमें चाहिए नहीं। क्वेश्चन बोलता है कि कम से कम 30 कूलर बनाए, यानी कि 30 या 30 से ज़्यादा कूलर्स बनाए। आ रही है बात समझ आप लोगों को? ठीक है ना, थोड़ा बहुत इंग्लिश का खेल है यहाँ पर। एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला देखिए, इन अ क्लास ऑफ बॉयज़ x एंड गर्ल्स y द मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी इज 360, दिस कैन बी शोन बाय। फटाफट बताइए ए कि भाई लड़के और लड़कियां कितने बैठ सकते हैं मैक्सिमम एक क्लास में? 360। तो x + y जो है वो क्या 360 से ज़्यादा हो सकता है? नहीं, 360 है उससे कम हो सकता है, ये ऑप्शन। अब बताओ इजी है कि नहीं है? ज़्यादा उन वाले क्वेश्चन से इजी लग रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो 19th का आंसर अब तुरंत बताओगे। Mr. A plan to invest ₹30,000 in 2 stocks X and Y. X is priced at 175 per share and stock Y 95 per share. इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? 170x plus 95y is smaller than. वेरी गुड ए, ठीक है ना। मान के चलो x जो है वो रिलायंस है, y जो है वो TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। एक रिलायंस का शेयर 175 रुपये का आ रहा है, एक TCS का शेयर 95 का आ रहा है, अज्यूम करके चलो। अगर मैं दोनों का एक शेयर खरीदता हूँ तो मेरे कितने पैसे लगेंगे? 175 + 95। दो खरीदता हूँ तो 175 × 2 + 95 × 2। 3 खरीदता तो 175 × 3 + 95 × 3। मेरे पास मैक्सिमम पैसा कितना है? 30,000 रुपये, इससे ज़्यादा मेरे पास है ही नहीं। तो कितने शेयर खरीदो कि वो 30,000 के हो जाए, 30,000 से कम के हो जाए, उससे ज़्यादा के ना हो। तो यहाँ पे कौन सा साइन लगाऊंगा मैं? स्मॉलर देन इक्वल टू। आगे बात समझ आप लोगों को? इजी है, ठीक है ना, बहुत इजी है। अगले क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे दीजिए। बताइए भाई क्या होगा? A B C D। So 360x plus 240y is equal to. A dealer has only this much to invest in fans X and saving machines Y.
द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फैन एंड सीविंग मशीन इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, दिस कैन बी शोन बाय। देखो एक बंदे के पास इतने ही पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है क्या वो 5760 से ज़्यादा हो सकती है? नहीं। ए तो उल्टा बोल रहा है, ए तो बोल रहा है कि इतने खरीदो कि 5760 से ज़्यादा हो जाए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, या तो बी होगा या सी होगा। अब हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? इनइक्वालिटी। बी ऑप्शन तो इक्वेशन है भाई, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही है। दूसरी चीज़ सुनो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको इक्वल टू साइन का यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पैसे बच जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मान के चलो, पहले तो देखो, अगर मैं जितने भी पैसे हैं इनसे सिर्फ अगर मैं फैंस खरीदूं तो कितने फैंस आएंगे? 5760 डिवाइड बाई 360, 5760 डिवाइड बाई 360, 16 फैन। मेरे पास जितना भी पैसा है, अगर इसे मैं सिर्फ फैंस खरीदूं तो कितने फैन आ जाएंगे? और अगर मैं सिर्फ सीविंग मशीन्स खरीदूं तो 24 सीविंग मशीन्स आ जाएंगी। बट अगर मेरी एक शॉप है तो वहाँ पे कस्टमर तो दोनों टाइप के आते होंगे ना भाई, मुझे दोनों चीज़ खरीद के आनी है। अब मान के चलो मैंने 13 फैंस खरीदे हैं, 16 की जगह 13 फैंस खरीदे हैं, तो 360 मल्टीप्लाई बाय 13, कितना पैसा खर्च हो गया? 4680। मेरे पास टोटल पैसा कितना था? तो मेरा कितना पैसा बच गया? 1080 बच गया। अब क्या 1080 में बताओ जी कितनी सीविंग मशीन हो जाएंगी? आंसर आ रहा है 4.5। क्या मैं दुकानदार जैसे खरीद के ला उसे बोलो भाई 4.5 सीविंग मशीन दे दे? नहीं। बोला यार तो 4 ले जाओ, 5 ले जाओ। अब बोलोगे यार मैं तो इतने ही पैसे लाया था, मेरे इतने रुपए खर्च हो गए फ़ैन लेने में, अब मेरे पास 1080 बचे हैं, अब इसमें भाई 4 ही सीविंग मशीन आ पाएंगी, तो आपका पैसा बचेगा नहीं बचेगा? बच जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हो सकती है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि आप अगर मार्केट निकलो तो जितना पैसा लेके निकलो उतने का ही सामान आ जाए, बच भी सकता है पैसा। हो सकता है कि भाई एक आइटम, आखिरी आइटम 100 रुपये का रहता है, आपकी जेब में 85 रुपये बचे हैं, तो कैसे खरीदोगे उसको? 50 रुपये बचा करके लेके आओगे वापस। आ गई ना बात समझ? क्लियर है? इसलिए इक्वल टू साइन जनरली हम यूज़ नहीं करते इन सिचुएशंस के अंदर। ठीक है, क्लियर है? 21st का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। वेरी गुड। देखो ऐसे तो क्वेश्चन बहुत इजी है। आपके पास प्लांट ए है, प्लांट बी है। प्लांट ए के अंदर आपके पास 120 घंटे अवेलेबल है और प्लांट बी के अंदर आपके पास 180 आवर्स अवेलेबल हैं। तो जितने आवर्स अवेलेबल है क्या आप इससे ज़्यादा मशीन चला सकते हो? नहीं। तो हमें पता है कि हमारा कौन सा साइन यूज़ होगा? स्मॉलर देन इक्वल टू। ठीक है ना। अब स्मॉलर देन इक्वल टू का साइन इधर तो है बट इधर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत हो गया। स्मॉलर देन का साइन है और यहाँ पे स्मॉलर देन का साइन है, इक्वल टू का नहीं है। इक्वल टू का भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, जितने मशीन आ रहे हैं पूरे यूटिलाइज हो जाए। ठीक है ना। तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा? सी ऑप्शन। ये तो हो गया इसका एग्जाम अप्रोच, एग्जाम में जो करना है। बट अभी के लिए समझने के लिए सुनो क्या है। एक फैक्ट्री है जो 2 टाइप के फर्टिलाइज़र बनाती है, फर्टिलाइज़र 1 और फर्टिलाइज़र 2। दोनों ही फर्टिलाइज़र 2 प्लांट में से निकल करके बनते हैं। जैसे समझो एक शर्ट बननी है तो प्लांट ए के अंदर शर्ट की कटिंग होती है, फैब्रिक से शर्ट कट होती है, और प्लांट बी के अंदर स्टिचिंग होती है, तभी तो पहनने लायक बनेगी। आ रही बात समझ? तो फर्टिलाइज़र प्लांट ए में जाता है और प्लांट बी में जाता है, तब जा करके वो फिनिश गुड बनता है। ठीक है ना। ऐसे फर्टिलाइज़र 2 प्लांट ए में जाता है, प्लांट बी में जाता है, तब जा करके वो फिनिश गुड बनता है। अगर मुझे एक बोरी फर्टिलाइज़र बनाना है फर्स्ट कैटेगरी का,
तो एक बोरी फर्टिलाइज़र बनाने के लिए प्लांट ए में 6 घंटे वो बिताता है, प्लांट बी में 3 घंटे वो बिताता है, तब जा करके वो फिनिश गुड निकल करके आता है। और अगर मुझे सेकंड कैटेगरी का फर्टिलाइज़र बनाना है तो 4 घंटे प्लांट ए में बिताता है, 10 घंटे प्लांट बी में बिताता है, तब जा करके वो फिनिश गुड निकल करके आता है। अब अगर मैं देखूँ कि प्लांट ए के अंदर सिर्फ 120 घंटे अवेलेबल हैं और प्लांट ए के अंदर 120 और प्लांट बी के अंदर 180 घंटे अवेलेबल हैं, ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं कि मैं 1 यूनिट फर्टिलाइज़र 1 बनाता हूं और 1 यूनिट फर्टिलाइज़र बी बनाता हूं, 1 यूनिट फर्टिलाइज़र 1 बनाता हूं, 1 यूनिट फर्टिलाइज़र 2 बनाता हूं, तो बताओ प्लांट ए में कितने घंटे कंज्यूम कर लेंगे वो? 10 घंटे। अगर मैं एक यूनिट दोनों का बनाता हूँ, एक बोरा ये, तो 6 घंटे और 4 घंटे, प्लांट ए के अंदर 10 घंटे कंज्यूम हो जाएंगे ना। तो मैं क्या बोलूँगा कि लेट नंबर ऑफ फर्टिलाइज़र 1 प्रोड्यूस्ड बी x यूनिट एंड नंबर ऑफ फर्टिलाइज़र 2 प्रोड्यूस्ड बी y यूनिट्स। तो मुझे क्या पता है कि भाई इतने फर्टिलाइज़र के बैग्स बनाओ फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के कि पहले प्लांट के अंदर वो मैक्सिमम 120 घंटा कंज्यूम हो, इससे ज़्यादा कंज्यूम ना हो। ऐसे एक्सप्रेस करूँगा ना इसको, आई बात समझ कि भाई इतने बोरे बनाओ फर्टिलाइज़र 1 के और इतने बोरे बनाओ फर्टिलाइज़र 2 के कि जब हम इनके मशीन आर से इनको मल्टीप्लाई करें तो मैक्सिमम 120 निकल कर क्या है, इससे कम निकल करके, इससे ज़्यादा निकल करके ना है, क्योंकि इतने घंटे ही अवेलेबल है हमारे पास। और इसी तरीके से दूसरे वाले में क्या बोलेंगे कि भाई इतने फर्टिलाइज़र 1 बनाओ और इतने फर्टिलाइज़र 2 बनाओ कि 180 घंटे या इससे कम यूज़ हो, इससे ज़्यादा यूज़ ना हो, क्योंकि इतने ही आर्स अवेलेबल है हमारे पास प्लांट बी के अंदर। तो इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ऑप्शन सी। तो देखो ये इनइक्वालिटी बनाने का काम आपको नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक ऑप्शन में दिख रहा है 6x + 3y 120 120 120 120, 4x + 10y 180 180 180 180, ये तो आपको हर जगह दिख रहा है। आपको इसमें ये तो नहीं सोचना कि भाई 6x + 3y = 120 तो नहीं करना, क्योंकि वो है ही नहीं ऑप्शन के अंदर। अगर अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे तो ये अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। आपको देखो, आप क्या करो, बहुत ईजी है। आप देखो कि टोटल आर्स अवेलेबल प्लांट ए के गिवन है, तो वो आप खुद सोच करके बताना, आप 120 इधर लिखना चाहोगे या इधर लिखना चाहोगे? इधर लिखना चाहोगे। और जब आपके पास 120 आर्स अवेलेबल हैं तो आप क्या करोगे? 6x + 4y करोगे, 6x + 3y तो नहीं करोगे ना, क्योंकि आपको इसके इक्वालिटी में लेकर के आना है, ना कि इसकी इक्वालिटी में। यहाँ पर तो लिखना ही नहीं है मुझे। क्वेश्चन में कैसे दिया है? कहाँ दिया है? अच्छा सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिया। अरे ये क्या चक्कर है भाई, ये तो जो मैंने बनाया उसका अपोजिट सा बना हुआ है। एक मिनट रुक जाओ। ये क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत हैं, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत हैं। ये ऑप्शंस ये होने चाहिए थे बेसिकली। मैंने आज नोटिस किया इस चीज़ को, अब तक नोटिस ही नहीं किया था। ये ऑप्शंस होने चाहिए थे ये वाले, ये जो मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाए ना, बिल्कुल सही हैं। ये ऑप्शंस गलत लिखे हैं, और देखा जाए तो चारों ही ऑप्शन गलत हैं, बट अगर हम उसकी इंटेंशन समझें तो सी ऑप्शन सही है। लेकिन इंटेंशन मतलब कि वो यही लिखना चाह रहा था बट उसने मिसप्रिंट कर दिया है, तो इनइक्वालिटी के साइन के हिसाब से ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बाकी इनइक्वालिटी के साइन ही गलत हैं बाकी जगह, तो फिर आ गई बात समझ। वैसे इसके ऑप्शंस गलत हैं चारों। इनइक्वालिटीज़ ये बननी चाहिए थी 6x + 4y = 120 एंड 3x + 10y = 180, ये गलत हो गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, आखिरी नहीं सेकेंड लास्ट, एक ये वाला भी बचा है 16th वाला। देखो पहला स्टेप क्या था कि इस इनइक्वालिटी को क्या मानो, जल्दी बताइए, इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन मानो। फिर दूसरा स्टेप क्या था, एक बार x एक बार y 0 लो। अगर x 0 लेता हूँ y की वैल्यू 9 आएगी, y 0 लेता हूँ x की वैल्यू 9 आएगी। यहाँ पे क्या बोलते हैं, x और y दोनों ही > 0 हैं, यानी कि मैं बाकी के 3 क्वाड्रेंट की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहा हूँ। यहाँ पर और यहाँ पर 9 9 आएगा,
लाइन ज्वाइन हो जाएगी। अब फिर क्या करना था, हमें एक्स और वाई की वैल्यू 0 लेनी थी और देखना था कि इनइक्वालिटी ट्रू है या फॉल्स। तो 0 + 0 स्मॉलर देन इक्वल टू 9 ट्रू। तो क्या करेंगे, शेड टुवर्ड्स दी ओरिजिन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। सी में तो कोई शेड ही नहीं हो रखा बेटा, ठीक है ना, इसमें तो सॉल्यूशन स्पेस ही नहीं है। जो शेडेड एरिया होता है वो सॉल्यूशन स्पेस होता है। हाँ डी क्यों, जब ए ऑप्शन में दिख रहा है ठीक। तो वो देखने में ऐसा लग रहा है बट वो मैच है, उसकी टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। वो देखने में, वो बेसिकली ये मैंने ही बनाए थे डायग्राम्स। बताता हूँ क्या होता है। ये डायग्राम्स के लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले लाइंस बनाई दो, फिर एक ट्रायंगल आकर के यहाँ पे फिट किया, और जब मैंने ट्रायंगल फिट किया ना वो एकदम हो नहीं रहा था लाइंस पर फिट, तो उसमें आपको स्लाइड सा वो गैप सा दिख रहा है, ठीक है ना, वो इसलिए दिख रहा है। बात समझ आ गई आपको, ठीक है ना। ये क्योंकि मैनुअली बनाए हैं, ये भी मैनुअली बनाया मैंने, बहुत टाइम लगा था बुक बनाने में मुझको, 2 साल, क्योंकि ये सब है ना बहुत मुश्किल होता है टाइप करना, ठीक है ना, सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती है। तब पे आपको आसान लग रहा है। लॉग चैप्टर और इंडेक्सेस चैप्टर देखा था आप लोगों ने, ठीक है ना। कभी बैठ के टाइप करना, किसी एक दिन सिर्फ इतना टाइप करके दिखा देना, आधे घंटे में इतना पता चल जाएगा वर्ड पर। वर्ड यूज़ किया आप लोगों ने कभी, वर्ड यूज़ किया, बहुत मुश्किल होता है। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन बचा है वो कर लेते हैं। पेज 33 पर थे हम लोग। हाँ जी, 21 के अंदर इनइक्वालिटी क्या बनेगी, ये जो है यहाँ पे बनाई है, 6x + 4y स्मॉलर देन इक्वल टू 120 एंड 3x + 10y स्मॉलर देन इक्वल टू 180। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए 16th क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, फिर चैप्टर फिनिश, आज की छुट्टी। द रूल्स एंड रेगुलेशन डिमांड दैट द एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड एक्स। क्या बोल रहे हैं कि एक एम्प्लॉयर को जो एक्सपीरियंस हैंड है वो 5 से ज़्यादा हायर नहीं करना है, यानी मैक्सिमम कितने हायर करना है, 5। तो एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5 टू 1 फ्रेश 1 वाई। क्या बोलता है क्वेश्चन कि अगर मेरी कंपनी है, मैं एक फ्रेशर हायर करता हूँ, तो एक फ्रेशर पे मेरे पास 5 से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग नहीं होने चाहिए। एक फ्रेशर पर मेरे पास 5 से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग नहीं होने चाहिए। तो अगर y की वैल्यू 1 है तो x क्या होगा, स्मॉलर देन इक्वल टू 5। ये बात समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है ना। टू 1 फ्रेश 1, यहाँ पे y की वैल्यू 1 क्यों लिया है, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है टू 1 फ्रेश 1 y, और यहाँ पे क्या लिखा है, शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5। नॉट मोर देन 5 को कैसे दिखाओगे, स्मॉलर देन इक्वल टू 5। टू 1 फ्रेश 1 y, फ्रेश 1 y को कैसे दिखाओगे, एक फ्रेश 1 को y इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। एंड दिस फैक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इस फैक्ट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, जो पहली वाली लीनियर इनइक्वालिटी है इसमें डिवाइडिंग करता हूँ बोथ साइड्स बाय 5। तो x/5 स्मॉलर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, हाँ या ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाली इनइक्वालिटी के अंदर सेकंड वाली इक्वेशन की वैल्यू पुट करता हूँ। बताओ 1 की वैल्यू क्या है, y, तो 1 की जगह लिख दिया y। आ गई बात समझ, ये आपका आंसर आ गया। बताओ कौन सा ऑप्शन है, x/5 स्मॉलर देन इक्वल टू y, x/5 स्मॉलर देन इक्वल टू y। बट अगर मैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5 कर दूं तो ये हो जाएगा। देखो ये 5x/5, 5 कट के x बच गया, स्मॉलर देन इक्वल टू 5y, और ये भी आपको क्या दिख रहा है, बी ऑप्शन। तो हम क्या बोलेंगे, सी इज राइट। आई बात समझ। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अगेन बोला था कि कई बार क्या होता है कि हमारा एक आंसर आ जाता है, हम उसको देख करके टिक कर देते हैं, बट जिस भी ऑप्शन में आपको ऐसा ऑप्शन दिख जाए, ऑप्शंस के अंदर ऐसे दिख जाए बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड बी, तो उसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे, हो सकता है और भी ऑप्शन सही हो जाए। ईजी, ठीक है ना। चैप्टर फिनिश है, अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज जा कर के लॉगरिथम्स के क्वेश्चंस करना घर पे, ठीक है ना, और इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, स्पेशली ये पहले 14 क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें थोड़ा आपका दिमाग ज़्यादा लगा होगा, बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स तो ईजी थे।
अच्छा, ये वर्ड प्रॉब्लम से आपको समझ आ गया होगा कि एक भाई साहब हमें क्या बोलना चाह रहे थे। These type of inequalities occur in business whenever there is a limit on supply, demand, sales, etc. जब भी किसी जगह लिमिट हो जाती है, जैसे मशीन आवर्स में लिमिट आ गई, ठीक है ना, शुड नॉट एम्प्लॉय मोर देन 5 एक्सपीरियंस विथ 1 फ्रेशमैन, यहाँ पे भी एक लिमिट आ गई। तो जब भी लिमिट आ जाती है कहीं तो हम इनइक्वालिटीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जब भी बिजनेस के अंदर किसी चीज़ पर लिमिट आ जाती है तो हम इनइक्वालिटीज़ का यूज़ करते हैं। अब लिमिट किसी भी चीज़ पर आ सकती है, ठीक है ना, मशीन आवर्स में आ सकती है, डिमांड पे आ सकती है, सप्लाई पे आ सकती है, सेल्स पर आ सकती है, हमारे पास जो पैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए उस पर आ सकती है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ पे लिमिट आ सकती है। जब भी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो वी यूज़ कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी, और वो कैसे यूज़ हुआ वो हम लोगों ने क्वेश्चन के थ्रू समझ लिया, ठीक है जी। चलो